Hello and welcome student to this particular interactive session for BHU BCom entrance examination। तो आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं डे एंड नाइट स्टडी चैनल पे। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने BHU CUCT BCom ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोर्स लॉन्च कर दिया है और आपको मालूम है कि हम लोगों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मैनर में क्लासेस चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यानी आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छे से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज आपके अंदर इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि आप एंट्रेंस एग्जाम में होता क्या है, आपने कभी कंपिटिटिव पेपर दिया होगा, MCQ बेस्ड पेपर दिया होगा, आपको लगता है कि यार दिल में तो यही आंसर था, लेकिन आंसर गलत कैसे हो गया मेरा, मैंने तो यही पढ़ा था सर, गलत कैसे हो गया सर मेरा, सर आंसर तो बी ही लग रहा था, सी कैसे निकल गया। आप जब आंसर की मिलाओगे तो आपका आंसर कुछ और निकलेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, असल में इशू ये है हमारे साथ कि हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी को अंडरस्टैंडिंग मैनर में नहीं करते हैं। हम चीजों को रट्टाफिकेशन करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं। आप रटोगे, टाइम टेकिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग में बहुत ज्यादा आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो डे एंड नाइट स्टडी चैनल पे BHU CUCT BCom ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम ये कोर्स लेकर आ गए। ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, डे एंड नाइट स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमारा ये कोर्स आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये MCQ का सेशन लेकर आए हैं, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 4 क्लासेस लगाए हैं। कितने क्लासेस सर? 4 क्लासेस हमने लगाया है। चैप्टर का नाम क्या है? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आपको मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से 15 क्वेश्चन BHU में आते हैं। अभी CUCT का पैटर्न आ जाएगा। ये देखो, अकाउंट्स तो पूछेगा मेरे भाई, अगर CUCT हो या BHU हो, DU हो, कुछ भी हो, अकाउंट्स पूछेगा। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि अकाउंट्स तो आना है। तो इसलिए हम लोगों ने मेन सब्जेक्ट इसलिए स्टार्ट किया है, जब तक CUCT अपना फाइनल सिलेबस ना लेकर चला है तब तक हम अपना मेन सब्जेक्ट कवर करेंगे। मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के अंदर CUCT अपना सिलेबस बता देगा, जो कॉमन एंट्रेंस होने वाला है सारे यूनिवर्सिटीज का। तो हम लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की रणनीति, आगे के हम लोग प्लान्स बनाएंगे। क्लियर है? तो आज हमारा जो MCQ सेशन है वो चैप्टर नंबर 1 है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप लोग देखिए, चैप्टर नंबर 1 है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसी का हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं। आप सब लोग तैयार हो जाओ। और हाँ, MCQ करने से पहले अपने दिमाग को एकदम फ्रेश कर लो, एकदम अच्छे से मेरे चारों लेक्चर्स कंप्लीट करके आ जाओ। मैं बोलूंगा अभी ये लेक्चर मत देखो, पहले मेरे चारों लेक्चर्स कंप्लीट करो। और अगर जो बच्चों को थोड़ा बहुत अकाउंटिंग में बेसिक इंटरेस्ट है तो वो मेरे ये लेक्चर को डायरेक्टली भी देख सकते हो, उनको भी मैं इसमें इस कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ करवाऊंगा और मैं MCQ में भी आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये सेशन। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। और मेरे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप जाके वहां से देख सकते हो। और हमने ये कोर्स हमारा आप इस कोर्स में इनरोल करो, DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हो 63, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट हो तो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6388788130। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर लो। मेरा नाम आदिल सर है, मैंने BHU से BCom और MCom मेरा परसुइंग है। स्टार्ट करूं सर? हाँ सर। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कोई भी डाउट होगा जरूर आप मुझसे पूछोगा। डाउट होगा, डाउट में कोई वो नहीं होना चाहिए कि सर डाउट हो रहा तो नहीं, एकदम आप फ्री रहिए और फ्री होकर हमसे क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ सर, चलो क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है इन अकाउंट्स। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। क्या बोला? अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन, यानी जो भी बिजनेस में हो रहा है, जो भी बिजनेस में हो रहा है, परचेज, सेल, कुछ भी जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग किस तरीके से होता है, कौन किस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बहुत क्लियरली पढ़ाया था, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन समझ लो। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसका क्या हो, जिसके मनी में कुछ वैल्यू हो, पैसे में कुछ वैल्यू हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा और कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में आपस में लड़ाई हो गई या एम्प्लॉय ने धरना दे दिया,
हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, ऐसा कुछ करें। क्या ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि सर इसकी मनी वैल्यू नहीं है। मैनेजर की लड़ाई कोई मनी की रिप्रेजेंट नहीं करता। स्ट्राइक, एम्प्लॉय ने धरना दे दिया, ये मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब ये चीजें मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका मतलब अकाउंट्स में पहला ऑप्शन क्या बोला? अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल का मतलब क्या? जो पैसे में हो। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं जिसकी मनी में कुछ वैल्यू हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बोला नॉन फाइनेंशियल, जो पैसे में ना हो, यानी मैनेजर एम्प्लॉय लड़ाई कर ली, ये रिकॉर्ड करोगे? एम्प्लॉय ने धरना दे दिया, ये रिकॉर्ड करोगे? नहीं। तो दूसरा तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों रिकॉर्ड करते। मेरे भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते, नॉन फाइनेंशियल नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी जो मालिक है बिजनेस का, जो प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, क्या बिजनेस का जो मालिक है वो अपने घर का ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा? घर पे सब्जी खरीद कर लाया सर, रिकॉर्ड करेगा क्या सर? नहीं सर, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार आप क्वेश्चन क्लियरली देख लो। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें? हां से स्टार्ट कीजिए। चलो बाबू देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर। घनश्याम नाम का एक इंसान है जो क्या करता है सर? फर्नीचर का बिजनेस करता है। फर्नीचर, टेबल का बिजनेस, चेयर का बिजनेस, कुर्सी का बिजनेस। हां सर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक? अब मुझे बताओ कि ये 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन रिकॉर्ड नहीं होगा? अगर घनश्याम एक फर्नीचर का बिजनेसमैन है, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे सारे बच्चे आंसर करिए। आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, सारे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे करके दिखाओ। चलो, पहला है घनश्याम फर्नीचर का बिजनेस करता है, टेबल चेयर का। पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ टिम्बर 50,000। सर टिम्बर खरीदे। टिम्बर क्या है? टिम्बर एक तरह का पौधा होता है, लकड़ी बोलते हैं, वुड। तो अब एक बात बताओ, टिम्बर खरीद के लाया है, क्यों लाया होगा टिम्बर? उससे वो फर्नीचर बनाएगा। तो टिम्बर तो उसके बिजनेस का रॉ मटेरियल है ना, कच्चा पदार्थ है ना, जिसके मदद से फर्नीचर बनेगा। इसका मतलब ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है सर। घनश्याम के बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, तो ये रिकॉर्ड होगा। हाँ सर होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बताओ भाई। दूसरा ऑप्शन हम लोग पेल लें। दूसरा बोला है कि सोफा सेट खरीदे हैं, अच्छा सॉरी, सोफा सेट 40,000 का खरीदे, टेकन टू हिज होम। अच्छा, यानी घनश्याम जो है अपने ही बिजनेस से एक सोफा मतलब समझ लो ना, जैसे सपोज करो ये चेयर है, यू कैन सी दिस चेयर है ना। अब ये चेयर मान लो मेरे बिजनेस का, मैं इस चेयर को लेकर अपने घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है भाई, मेरे बिजनेस से वो सामान चला गया। और अगर याद रखना, अगर कोई बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए आप कुछ ले जाते हो तो इसको बिजनेस में ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग। कुछ भी अगर आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ले गए हो तो इसको ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग हमेशा बिजनेस में रिकॉर्ड होता है सर। हाँ सर होता है, क्योंकि कुछ वैल्यू तो आपके बिजनेस से गया है और आपके पर्सनल यूज के लिए गया है, तो इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं और ड्राइंग हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट बोला सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब क्या? ये भी रिकॉर्ड होगा। हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब होता है, हाउस होल्ड का मतलब घनश्याम अपने घर का फर्नीचर नहीं बेच रहा है। हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब होता है घर में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर। तो ठीक है भाई, वो तो उसका फर्नीचर का बिजनेस है, घर में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि कोई इंसान आया अपने घर के लिए कुछ खरीद रहा है, फर्नीचर, टेबल, चेयर, तो रिकॉर्ड होगा। सामान बिक रहा है, मेरा सामान बिक रहा है, किसी के घर जा रहा है, तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है। डाइनिंग टेबल 30,000 का गिवन एज गिफ्ट। भैया मेरे एक बात बताओ, क्या अकाउंट्स में गिफ्ट की रिकॉर्डिंग करोगे मेरे भाई? गिफ्ट रिकॉर्ड होता है क्या? तुम ही सोचो, गिफ्ट रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर, गिफ्ट रिकॉर्ड नहीं होगा सर, क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर। ये एक प्लेजर का मामला, ये खुशी है। अब खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब चीजें अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। अकाउंट्स कहता है हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मनी वैल्यू हो। अब गिफ्ट का तो कोई वैल्यू नहीं होता ना, किसी को इनाम देना ये तो बहुत अच्छा नेक काम है, तो ये हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। फोर्थ पॉइंट को आप क्रॉस कर लो, नहीं है ये हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन। बढ़े सर? हाँ सर बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? नाउ फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है मेरे बच्चे? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जिसकी मनी वैल्यू ना हो, जो पैसे में ना तौला जाए, जिसकी पैसे से कोई रिलेशन ना हो। अच्छा सर,
पहला देखे, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, हमने कोई सामान उधार खरीदा, एसेट्स उधार खरीदा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन उधार खरीदा, ठीक है, मनी वैल्यू तो होगी, उधार खरीदे बाद में पैसा देंगे, मनी वैल्यू है। दूसरा है एसेट्स कैश में खरीदा, मनी वैल्यू है, एसेट्स खरीदा कैश देकर, मनी वैल्यू है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय, अच्छा बिजनेस से मनी निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। अभी पढ़ा है मैंने कि अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा, कोई सामान, कुछ भी निकालते हो, उसको ड्राइंग बिजनेस में रिकॉर्ड होता है सर। लास्ट स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने धरना दे दिया, नहीं करेंगे काम, नहीं करेंगे काम, नहीं करेंगे काम, तो ये तो इसकी कोई मनी वैल्यू थोड़ी है, किसी ने धरना दे दिया तो उससे कोई मनी वैल्यू नहीं, इसका मतलब स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है सर, आगे बढ़िए सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या है? अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप समझते हो? यानी अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, आप जाके बैक में आप मेरे और भी वीडियोस हैं, आप जाके जरूर वो वीडियोस देखो मेरे भाई, उसमें मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस डिटेल में पढ़ाया था। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछना। याद दिलाऊं ना? हाँ सर, बोलिए ना सर। चलो मुझे बताओ, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप, पहला स्टेप बताओ, याद करो क्या पढ़ाया था सबसे पहले अकाउंट्स में? पहला काम सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को पहचानो, कौन बिजनेस का है, कौन बिजनेस का नहीं है। गुड्स खरीदे, परचेज किए, बिजनेस का है। सेल किए, बिजनेस का है। कैश पे किए, बिजनेस का है। एम्प्लॉय मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, बिजनेस का नहीं है। पहला काम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। दूसरा काम रिकॉर्ड करो, सॉरी, दूसरा काम क्या है? मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचानो और उसकी मनी वैल्यू निकालो। 4 चेयर खरीदे 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, 5 चेयर खरीदे 50 रुपए के हिसाब से 250 रुपए, ये मनी के टर्म्स में उसको मेजर करो। तीसरा काम, अब मेजर हो गया, उसको रिकॉर्ड करो। कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल एंट्री में। चौथा काम क्लासिफाइंग, अब जो ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड हो गए तो उसका अलग अलग लेजर बनाओ, सेपरेट सेपरेट। मोहन से रिलेटेड मामला मोहन अकाउंट, सैलरी से रिलेटेड मामला सैलरी अकाउंट, रेंट से रिलेटेड मामला रेंट अकाउंट, पूरे साल का रेंट रेंट अकाउंट में, पूरे साल मोहन से जो लेन देन हुआ मोहन अकाउंट में। ये हो गया क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद क्या बताया था? समराइजिंग। समराइजिंग में तीन चीजें बनाना है। एक तो ट्रायल बैलेंस, सबका टोटल, मोहन से कितना लेना कितना देना टोटल लिखो, रेंट कितना दिए टोटल लिखो, सैलरी कितना दिए टोटल लिखो, ट्रायल बैलेंस बनाना। फिर ट्रेडिंग एंड पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और बैलेंस शीट बनाना, कितनी लायबिलिटीज है कितनी असेट्स है, इसको बोलते हैं हम लोग समराइजिंग। फिर आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है मंथन करना। आपने जो प्रॉफिट निकाला उसमें मंथन करो, कहीं प्रॉफिट कम तो नहीं हो गया, कहीं प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं सेल कम तो नहीं हुआ, कहीं सेल ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं इस साल लॉस तो नहीं, लॉस क्यों हुआ, वाई, तलाश करो क्यों हमारा प्रॉफिट बढ़ घट रहा है या क्यों हमारी लॉसेस बढ़ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटिंग। और लास्ट क्या है? कम्युनिकेटिंग। लास्ट हमारा कम्युनिकेटिंग का मतलब जो भी अकाउंट्स में आपने प्रॉफिट लॉस जो भी निकाला है उस इंफॉर्मेशन को उनके यूजर्स तक पहुंचा। यूजर्स कौन? यूजर्स किसको कहते हैं भाई बताओ? यानी उस जो प्रॉफिट आपने निकाला है उसको उन लोगों तक बताओ जो लोग उनको जानना चाहते हैं। इंप्लॉय जानना चाहता है, मैनेजर जानना चाहता है, अकाउंटेंट जानना चाहता है, ओनर जानना चाहता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं सर? कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस याद हो गया। सबसे पहला काम बताओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचानो, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में मेजर करो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो, क्लासिफाइंग लेजर बनाओ, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस पीएल बैलेंस शीट, एनालाइजिंग मंथन करो, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग जिसको बोलते हैं, और लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचा दो जो लोग आपसे मांग रहे थे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ, आपके एम्प्लॉय हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका मालिक, उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। बोला लास्ट स्टेप बताओ अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या होता है मेरे भाई? पहला ऑप्शन पढ़ो ना, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है पढ़ो। पहला ऑप्शन बोला है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज who are interested in business enterprises। ओह, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है भाई। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे आखिरी में काम क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आया उसको कम्युनिकेट करना, लोगों तक बताना। यानी जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब क्या? वो जो इच्छुक है आपके बारे में जानना चाहते हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। ये तो हमारा आखिरी स्टेप है। तो ये देखो आ गया ना,
प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये हमारा आखिरी स्टेप है। अकाउंटिंग प्रोसेस एग्जाम में दिमाग में बैठा के जाना, और बैठाना भी नहीं, मेरा वीडियो जाके पिछले सेशन में जाके देख लो, बहुत क्लियरली और आसानी से मैंने समझाया, अंडरस्टैंडिंग पे पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पे समझाया हूं, आपको समझ में आएगा। बाकी सब ऑप्शन देखो, रिकॉर्डिंग करना, सेकंड वाला ऑप्शन में देख लो रिकॉर्ड करना, थर्ड वाला ऑप्शन बोला है समरी बनाओ, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बोला है क्लासीफाई करो। ये सब हमारा शुरुआत का है, आखिरी पूछा है, आखिरी हमारा इंफॉर्मेशन देना है लोगों तक। अगला क्वेश्चन है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फो। इंटरनल यूजर बोलते हैं किसको? हु इज द इंटरनल यूजर ऑफ? इंटरनल यूजर जो लोग कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब समझ में आया? जो लोग कंपनी के विद इन द कंपनी, जो लोग जिनका कंपनी में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, डायरेक्ट जो कंपनी को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जिनको कंपनी में प्रॉफिट मिलता है, वो सब कंपनी के कौन से इंटरनल यूजर है। अब एक बात बताओ, पूछा है कि इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन कंपनी का इंटरनल यूजर है? खुद ही बताओ। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो लोग कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे बाहरी लोग हैं ना, पैसा लगाना चाहते, लगाए थोड़ी है, मालिक थोड़ी बन गए, वो तो लगाना चाहते हैं, बाहरी लोग हैं। क्रेडिटर, उधारी, उधार किसी से हमने सामान उधार खरीदा, ये क्रेडिटर, ये इंटरनल यूजर है भाई। बोलो तो इंटरनल यूजर है। नहीं सर ये इंटरनल यूजर नहीं, उधारी तो हमारा बाहरी आदमी है। अच्छा, इंप्लॉय भी मैंने बताया था कि इंप्लॉय भी हमारा एक्सटर्नल यूजर होता है। क्यों? क्योंकि इंप्लॉय हमारे यहाँ आता है, हम उसे काम पे रखते हैं, उससे काम करवाते हैं, और काम करवाने के बाद उसका जो मजदूरी होता है वो हम दे देते हैं, वो चला जाता है। वो कंपनी के इंटरनल मामलों में अपना दखल नहीं देता है। और मैं एक बात बताऊं कि प्रॉफिट साहब कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। यानी कि आप देखिए, अगर हमारे देश में ये सिस्टम आ जाए कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए, तो आप सोचिए कि हमारे इकोनॉमिकल, हमारे देश के जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बहुत मेहनत से किसी तरीके से कमा रहे हैं, उनका कितना भला हो जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए देश में। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ सर, ये 5वां हो गया, आगे बढ़े सर। तो इसका मतलब है यहाँ इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन होगा सर? सर मैनेजमेंट कौन है? इंटरनल मैनेजमेंट में। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन लोग हैं जो हमारे अकाउंटिंग के लिए एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल बोलते हैं बाहरी लोगों को, बाहरी समझते हो ना, जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम उसे, हमारा उनका कनेक्शन तो लेन देन होता है, बट वो हमारे इंटरनल मैटर यानी आंतरिक मामलों में उनका दखल नहीं होता है। जैसे इसका एक ऑप्शन बोला है आपका रिसर्चर। रिसर्चर क्या होता है? रिसर्चर बोलते हैं कभी जब आप फ्यूचर में MBA वगैरह करोगे तो आप वहां, आपके कॉलेज वाले आपको अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेजेंगे कि जाके वहां रिसर्च करो कि वो लोग कैसे बिजनेस कर, जाके वहां सीखो, रिसर्च करो। तो वो एक्सटर्नल यूजर है, वो बिजनेस के लोग थोड़ी है। वो आपके, अरे कोई आपके बिजनेस में बाहर से कोई मेहमान आया रिसर्च करने, तो वो आपका बिजनेस का इंसान तो है नहीं मेरे भाई, वो बिजनेस का इंसान है, बोलो ना। नहीं सर वो बिजनेस का इंसान है, यानी कि रिसर्चर जो है बेसिकली वो बस एक रिसर्च करने आता है, रिसर्च करके अपना काम, वो स्टूडेंट होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी आपका एक्सटर्नल यूजर है, वो आपके बिजनेस के इंटरनल में मैटर में तो नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, बट वो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं होते। पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हमारा एक्सटर्नल यूजर है, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, वो सब एक्सटर्नल है। यानी ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर होगा। इसमें कोई डाउट है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टार्ट करें सर? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। इनमें से कौन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने अपने पूरे वीडियो सेशन में आपको बहुत ही डिटेल लेक्चर मैंने आपको दिया था इंटरनल एक्सटर्नल यूजर के बारे में, तो आप जाके वहां पे उस लेक्चर को जरूर देखिए, तो आपके मन में कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तो कौन नहीं है एक्सटर्नल यूजर? पहला बोला लेंडर। लेंडर मालूम किसको बोलते हैं? लेंडर बोलते हैं उस पर्सन को जो हमें लोन वगैरह देते हैं, उनको लेंडर बोलते हैं। तो लेंडर बाहरी इंसान है जो मुझे लोन दे रहा है, बैंक वगैरह लेंडर है हमारा, तो ये हमारा एक्सटर्नल यूजर है सर। पब्लिक, आम जनता एक्सटर्नल यूजर है, बाहरी लोग है। एम्प्लॉय अभी बताया बाहरी है, यानी जो ऑफिसर्स है। ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर का मतलब वो लोग जो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट देख रहे हैं, बिजनेस के अंदर मैनेजर है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे लोग हमारे, ये लोग कौन है? हमारे बेसिकली जो हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहे, रन कर रहे, कंट्रोल कर रहे, बिजनेस चलाने वाले, ये दे आर द ऑफिसर्स जो हमारे बिजनेस को असल में मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं आते हैं। नहीं है, ऑफिसर इंटरनल है भाई। तो ये आपका ऑप्शन ऑफिसर सही होगा। क्लियर है? सॉरी, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए।
फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का भी मैंने सेशन लिया था और आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि अकाउंट्स के अंदर कहां कहां कमियां आ सकती है, कमियां आ जाती है। लिमिटेशन मींस कमियां। पहला ऑप्शन बोला है, मैं नीचे से चलता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। कौन सा इनमें से लिमिटेशन नहीं है? पहला है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। पहला क्या ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को ओमिशन मतलब होता है भूल जाना, छोड़ देता है, लीव कर देता है, नहीं कंसीडर करता। हाँ, ये सही बात है। अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन समझते हो जो मनी के टर्म्स में ना हो, ये सही लिमिटेशन है, कमी है। मैनेजर इंप्लॉय का रिलेशन बहुत अच्छा है, क्वालिटेटिव। इंप्लॉय बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। अकाउंटिंग कहता है कि हम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसलिए कि इसकी मनी के टर्म्स में इसकी वैल्यू नहीं पता चल रहा है। तो अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव का मतलब होता है अच्छा रिलेशन, अच्छा कनेक्शन। जो पैसे के लिए ना हो उसको क्वालिटेटिव रिलेशन बोलते हैं, उसको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जहाँ पैसा इन्वॉल्व ना हो। तो अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है कि वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। जैसे आप लोग देखिए कि जो हमारी मम्मी जो हम लोग के लिए खिदमत करती हैं, हमारे लिए अच्छा खाना बनाती है, ये तो हमारी इकोनॉमी में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब अगर मम्मी घर में हम लोग को सर्विस दे रही है तो इसको कंसीडर नहीं किया। लेकिन आप देखिए पूरी हिंदुस्तान में या पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में अगर मम्मी जो खिदमत दो बच्चों के लिए कर रहे हैं, अगर वो कुर्बानियां ना दे तो पूरी सिस्टम बैठ जाएगी मेरे भाई। अगर इकोनॉमी चल रही है तो उनका कनेक्शन, उनका हाथ है। वो अगर अच्छा खाना खिला रही है तभी तो हमारा सेहत, तंदुरुस्ती, हेल्थ और ये सारा कुछ मेंटेन है, तो हम इकोनॉमी में जाके कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है, वरना तो सब बीमार पड़ जाएंगे। तो लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्वालिटेटिव। अच्छा, दूसरा ये एक लिमिटेशन, ठीक, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये भी अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। अकाउंटिंग का लिमिटेशन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी आता है, मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। अच्छा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मैं समझाऊं इसको? हाँ सर समझाइए ना, ताकि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अकाउंट्स में आप हर साल प्रॉफिट निकालते हो, बोलो हर साल निकालते हो ना प्रॉफिट? हाँ सर। क्या वो प्रॉफिट सही प्रॉफिट है? इज इट अ ट्रू प्रॉफिट? नहीं है मेरे भाई। पूछो क्यों? मालूम है किसी भी कोई भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट कब निकलेगा? कब? जब पूरी बिजनेस बेच दी जाए, बिजनेस की छोटी से छोटी चीज, बिजनेस की बड़ी से बड़ी चीज बेच दी जाए, सेल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तब जो प्रॉफिट आएगा मेरे भाई वो ट्रू प्रॉफिट हो सकता है। आप हर साल बिजनेस में प्रॉफिट जो निकालते हो वो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन छूट सकती है। अब हमने कोई ज़मीन खरीदा, अब मेरी ज़मीन 10 लाख की थी लेकिन आज की डेट में उस ज़मीन की वैल्यू 12 लाख हो गई। अकाउंट्स तो कहता है कि हमको 10 लाख दिखाना है, बढ़ी हुई वैल्यू नहीं दिखानी है। तो 2 लाख हम प्रॉफिट में है ना, ज़मीन में 2 लाख हमको फायदा हो रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो इसको नहीं शो करते, एसेट्स की बढ़ी हुई वैल्यू को दिखाते ही नहीं है, नहीं ना दिखाते। नहीं समझे मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं आपने एक जमीन खरीदा 10 लाख का, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 12 लाख, 2 लाख वैल्यू बढ़ी, क्या ये 2 लाख प्रॉफिट नहीं है, फायदा नहीं है? जब अकाउंट्स बनाओगे क्या ये जमीन का 2 लाख जोड़ोगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि वो जमीन हम बेच नहीं रहे हैं। जब बेच नहीं रहे हैं इसका मतलब हम जो प्रॉफिट निकाले वो सिर्फ परचेज और सेल से निकाले। कितना खर्च हुआ, कितना फायदा, कितना आया, कितना गया है, कितना आया, कितना गया, बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये ऑप्शन इसी में सेट कर लो ताकि ये भी तुमको, ये भी लिमिटेशन है। एक अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब समझना, पहला वाला जो ऑप्शन है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कभी कभी लिमिटेशन हो जाता है। जो हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो भी हमारे लिमिटेशन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, उसको बोलते हैं हम लोग, याद करो, एक हम तुम लोगों को पढ़ाए थे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जो एसेट्स जितने का खरीदा है उतना ही आप शो करोगे, उसकी बढ़ी हुई वैल्यू या घटी हुई वैल्यू शो नहीं करोगे बुक में। जितने का खरीदा उतने का हर साल शो करोगे जब तक कि वो बिक ना जाए। अब कोई एसेट्स हम बिजनेस में, हम जमीन खरीदें, 10 लाख की जमीन खरीदे, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि 10 ही लाख दिखाना है, उससे बढ़ाकर नहीं दिखा सकते हो। लेकिन क्या ये हमारे बिजनेस में जो बैलेंस शीट है उसको गलत नहीं बताएगी? अब हमारे पास जमीन है 10 लाख की जमीन आज की डेट में 15 लाख की हो गई, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि 10 ही लाख को दिखाओ, 15 लाख नहीं दिखा सकते। तो क्या वो गलत अकाउंटिंग नहीं बताएगा? है तो मेरे पास 15 लाख की प्रॉपर्टी लेकिन शो 10 लाख। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन या अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसमें हम डिटेल लेक्चर लेंगे, दोनों में डिफरेंस का, इसको भी मैं समझाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी एमसीक्यू सेशन है तो लंबा चला जाएगा। ये तीनों लिमिटेशन है, ये तीनों अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। कौन कौन सा? पहला जो है
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन स्लैश कॉन्सेप्ट भी लिख लो वहां पे, कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी अकाउंटिंग कभी कभी गलत हो सकती है, हाँ सर हो सकती है। इसका एग्जांपल मैंने कौन सा दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने दिया। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एसेट्स को अपने ओरिजिनल प्राइस पे ही शो करना है। जैसे अगर जमीन 10 लाख की तो हर साल 10 ही लाख शो करोगे, उसकी वैल्यू भले ही 12 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, 20 लाख, बस 10 है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से भी लिमिटेशन आ जाती है, कमी आ जाती है, अकाउंटिंग सही नहीं होती। सही बात है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि जो भी हमारा प्रॉफिट निकल रहा है जरूरी नहीं है कि वो ट्रू प्रॉफिट बताए, क्योंकि हमने पूरी तरीके से अपने बिजनेस को बेचा नहीं है, तो अभी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम बिजनेस में बस जितना घाटा फायदा उसी से प्रॉफिट निकालते हैं, जबकि जब तक पूरी बिजनेस खत्म ना कर दे हमको ट्रू प्रॉफिट कितना वो नहीं पता चल सकता। और मैंने बताया कि अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। क्वालिटेटिव का मतलब जो पैसे के टर्म्स में ना हो, जैसे एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशन है, एम्प्लॉय हर बात सुनता है, ये सब इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। क्या मतलब सर, ये लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग, ये तो फायदा है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, लीगल मैटर का मतलब होता है कानूनी मामलों में। यानी अगर आपके बिजनेस के खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया कि आप जो बिजनेस करते हो वो बिजनेस इलीगल बिजनेस है, आपके खिलाफ कंप्लेन हो गया, आप चोरी का माल बेचते हो, अगर आपके खिलाफ कोर्ट में मामला चला गया तो आप अपना अकाउंट्स लेकर जाके प्रूफ कर दोगे कि नहीं हम लीगल बिजनेस करते हैं, हमने सामान खरीदा है, हमने, मेरे पास बिल है, मेरे पास वाउचर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जब आप प्रूफ कर दोगे तो क्या होगा कि वो कोर्ट आपकी बात मानेगी, और ये एविडेंस है हमारे पास। तो अकाउंटिंग हमारे लिए एविडेंस है भाई, एविडेंस है, लीगल मैटर, कानूनी मामलों में। तो ये लिमिटेशन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन है जो इनमें से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द, मतलब ऑब्जेक्टिव समझते हो ना, मकसद कौन से अकाउंटिंग का मकसद नहीं है। पहला टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल है मकसद, हम जानना चाहते हैं ना कि हमारे बिजनेस के पास असेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना, कैपिटल है, ये तो पहला मकसद तो हमारा है, पहला ऑब्जेक्टिव है। एसेट्स लायबिलिटीज कौन नहीं जानना चाहता, फाइनेंशियल पोजीशन कौन नहीं जानना चाहता, बैलेंस शीट कौन नहीं बनाना चाहता। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रोप्राइटर। क्या हम अकाउंटिंग इसलिए बनाते ताकि हम अपने घर के, प्राइवेट मींस घर का एसेट्स और घर की लायबिलिटीज के बारे में पता करें। क्या मैं अकाउंटिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे घर में अगर ये चेयर है तो इस चेयर की वैल्यू पता कर, नहीं भाई ये तो मेरे घर का है ना। अगर ये चेयर मेरे घर का है तो क्या मैं इसलिए अकाउंटिंग करूंगा, मैं अपने घर की चेयर की वैल्यू निकालूंगा, नहीं, मैं तो बिजनेस करने आया हूं ना। तो प्राइवेट का मतलब घर की चीज रिकॉर्ड, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। तीसरा ऑप्शन बोला टू मेंटेन रिकॉर्ड, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। और चौथा ऑप्शन आपका जो है हटा देता हूँ, वो बोला है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना तो ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी इसका ऑब्जेक्टिव में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट इट हैज द क्वालिटी ऑफ। क्या मतलब है, अगर आपके अकाउंट्स में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, आपने परचेज किया सामान 10,000 का, और उस 10,000 के ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, बिल है, उस बिल के जरिए अपने ट्रांजेक्शन को अगर आप वेरीफाई कर सकते हो, तो ये बताओ ये कौन सा अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है। मैंने पढ़ाया था कि अगर आपने सामान खरीदा 10,000 और उसको ये 10,000 का आपने खरीदा, आपको कोई झूठा इल्जाम लगा दे, कैसे प्रूफ करो, तो अगर आप उसके अगेंस्ट में कोई बिल लगा दोगे तो वो मान लेगा कि हाँ आपकी बात सही। मेरे क्लास जाके देखना, मैंने इस क्लास में डिटेल में पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको सर, इसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी मेरे भाई। रिलायबिलिटी क्या होता है कि अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को अगर हम वेरीफाई करते हैं थ्रू अ सोर्स डॉक्यूमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो रिलायबल है। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद है। क्वेश्चन नंबर 11, सर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है which of the following transaction is of financial character and will be recorded in business। हाँ, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर है एंड विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस, और उसको बिजनेस में रिकॉर्ड किया जा सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस। तो ये तो सवाल में ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बोला है कि गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यानी एक बात बताओ कि अगर तुमने सपोज करो कि अगर तुमने गुड्स टेकन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या होगा? बताओ गुड्स टेकन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो पहला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन समझ में आया ना अच्छे से, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर का, फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जो मनी के टर्म्स में जिसकी मेजरमेंट हो सके और जो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? पहला है गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मैंने अभी बताया था कि अगर आप अपने बिजनेस से कोई सामान निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज मतलब खुद के लिए, लेकिन बिजनेस से निकालो, इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं और ड्राइंग बिजनेस में रिकॉर्ड होता है, यानी पहला तो रिकॉर्ड होगा सर। इसका मतलब सर है कि बाकी 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, तभी तो पहला रिकॉर्ड होगा मेरे भाई। बोलो, जब पहला ही रिकॉर्ड होगा तो बाकी 3 रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि पहला फाइनेंशियल कैरेक्टर है, उसका पैसे में पैसा, हमारा कोई सामान गया तो उतने वैल्यू का गुड्स, उतने वैल्यू का मनी हमारे यहाँ से चला गया एक तरीके से। अच्छा, दूसरा बोला है तुमने किसी कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू लिया। ओह, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू लेना ये कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? नहीं सर। अच्छा, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर? नहीं सर। घर का फर्नीचर बिजनेस से क्या मतलब? अच्छा, रिसीव एन ऑर्डर ऑफ सेल, तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया भी, गुड्स बिका नहीं, जस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जब तक गुड्स बिक ना जाए, सोल्ड ना हो जाए, तब तक वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कंसीडर नहीं हो। अभी तो ऑर्डर आया है कि हाँ मुझे 5 टेबल मुझे चाहिए 1 साल बाद, इट्स जस्ट एन ऑर्डर। अब हो सकता है 1 साल बाद वो मुकर जाओ, खरीदे ना हमसे, तो ये हमारा ऑर्डर जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, वो ट्रांजैक्शन हो ना जाए, सिर्फ ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं रखता। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न। बुक कीपिंग क्यों करते हो भाई? बुक कीपिंग याद है क्या पढ़ाया था? बुक कीपिंग कौन करता है सर? वो जो छोटा बंदा, वो मिनी अकाउंटेंट जो हमारे बिजनेस में रोज आता है, चेयर पे बैठता है, टिफिन लेकर आता है और उसका काम होता है कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है जो हो रहे हैं वो रोज डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना, लिखना, वो बस लिखता रहता है। उसका काम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब बाकी का जो काम है वो किनका है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, वो लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, वो एनालाइज करेंगे, वो कम्युनिकेटिंग करेंगे, वो सब काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। लेकिन जो मेन का, जो सबसे बेसिक काम है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन उसको डेली बेसिस पे लिखना, रोज आना। वो बंदा रोज आएगा, सुबह आएगा, शाम जाएगा, सुबह आएगा, शाम, वो सिर्फ आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखने आया है। बाकी का मेन काम कौन करेगा? वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बुक कीपिंग उसी बंदे को बोलते हैं बुक कीपर, जो बुक लिखता रहता है, दिन भर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो मेरे ख्याल से ये पहला वाला ऑप्शन जो है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। सिंपल सा है कि बुक कीपिंग क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड करना। इसका मकसद ना समराइजिंग है, ना कोई इंटरप्रेटिंग है, ना कम्युनिकेटिंग है, कुछ नहीं है भाई। इसका मकसद सिर्फ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करना, बाकी सब काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। अच्छा, विच ऑफ इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है? अच्छा, अकाउंटिंग कई तरह का होता है, मैंने बताया था। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग बताया था मैंने कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। मैनेजमेंट के लोग जानना चाहते हैं कि बिजनेस के हालात क्या है, तो वो कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेल पहले क्या था, अब क्या हो गया, प्रॉफिट पहले क्या था, अब क्या हुआ, इसको लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेज। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सामान का कीमत निकालते हैं। लेस जो 5 रुपये में पैकेट मिल रहा हो, 5 ही रुपये का क्यों है, 10 का क्यों नहीं है? तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग काम हो, तो उसका कॉस्ट निकालना। यानी बुक कीपिंग जो है वो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी? एक बात बताओ मेरे भाई कि इनमें से कौन, एक बात हो सिंपल, अगर आपके बिजनेस में इनकम टैक्स ऑफिसर आता है
तो उसको आपके बिजनेस का क्या जानना है, वो टैक्सेशन के लिए उसको चाहिए क्या, क्या जानना चाहता है आपके बिजनेस का। तो आप बोले वो आपके बिजनेस का क्या जानना चाहते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आए हैं बोले आपके बिजनेस में, तो वो क्या जान व्हाट ही वांट्स टू नो, क्या जानना चाहता है वो। तो सिंपल सा आंसर है सर, इनकम टैक्स ऑफिसर को हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया उसी पे वो टैक्स हमसे चार्ज करेगा। तो इसका मतलब है कि मेन जो इनकम टैक्स हमारे बिजनेस में आया है वो हमारे सेल को देखने नहीं आया, हमारे परचेज को देखने नहीं आया, हमें कुछ नहीं। उसको मेन मकसद क्या है, वो ना कितना कैश है ये नहीं देखेगा, उसको बस मेन ये पता करना है कि कमाए कितना, प्रॉफिट कितना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी को जरा सा अगर गौर करो तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। यानी इनकम टैक्स ऑफिसर अगर टैक्स लेने आया है आपसे तो वो ना कैश बैलेंस देखेगा, ना फिक्स एसेट्स कितने का उससे उसको कोई मतलब नहीं, सेल कितने का उससे उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब कि टैक्स प्रॉफिट पे दिया जाता है। Our last question number 15. Okay. Which of the following limitation of accounting state the accounts may be manipulated to conceal vital facts? क्या मतलब है, इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है जो ये कहता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है टू कंसील विटाल फैक्ट्स। क्या मतलब सर समझाता हूं। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, कमियां हैं जो ये कहता है कि अकाउंट्स को लोग मैनिपुलेट करने का मतलब होता है मिक्स करना, मैनिपुलेशन मींस मिलावट, और टू कंसील का मतलब होता है छिपाना। कौन सा लिमिटेशन है जो कहता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, ये कौन सा है, बेसिकली बताओ ना, कौन सा ऐसा है जो कहता है कि अकाउंट में कभी कभी मैनिपुलेशन होता है, कोई गलत एंट्री कर दिया, गलत ट्रांजेक्शन शो कर दिया जाता है, किसी फैक्ट को छिपाया जाता है। ये कौन सा लिमिटेशन मैंने पढ़ाया था, इट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ है, सपोज करो ये जो मेरा कमरा है, मैं विंडो ड्रेसिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर ये जो मेरा कमरा है तो इसमें अभी सब कुछ दिख रहा है ना, अब सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ विंडो ड्रेसिंग का। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये कमरा मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस का फैक्ट है ये किसी को पता ना चले, यानी इस बिजनेस के अंदर मैंने कुछ मैनिपुलेशन किया, कोई फैक्ट को छुपाने की कोशिश किया, किसी फैक्ट को मैंने मिलावट कर दिया, तो उसके लिए हमको विंडो ड्रेसिंग करना होगा। देखो दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग, ये क्या है हमारा विंडो ड्रेसिंग हो गया। यानी कि अब हमने फैक्ट को क्या कर दिया, छिपा दिया, अब बिजनेस में घोटाला हो रहा है, ठीक है, मैनिपुलेशन, तो विंडो ड्रेसिंग। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इसमें समझ में आ गया। तो अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उसका जवाब दें, चलिए पूछ लेता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है या साइंस है? ये क्वेश्चन ऐसे मैं अपने से पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग हमारा आर्ट है या साइंस है? आप सब लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें, आर्ट है या साइंस है? अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है? मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, अकाउंटिंग आर्ट भी और साइंस भी। साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन का अकाउंटिंग काम करेगा सर? नहीं करेगा। तो साइंस का मतलब अकाउंटिंग भी तो हमें रूल एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये साइंस है ना, रूल एंड रेगुलेशन बताता है अकाउंटिंग कैसे अकाउंट्स बनेगा। और आर्ट क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, नया नया लेजर बनाएंगे, लाइनिंग खींचना, जर्नल फोलियो लिखना, कुछ नई नई ट्रांजेक्शन को नई तरीके से रिकॉर्ड करना, बैलेंस शीट को मैच करवाना, तो इसमें आर्ट है, कला का भी इस्तेमाल है, तो आर्ट और साइंस दोनों है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन मुझे लगता है कि बहुत आपको पसंद आया होगा, और अगर ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे इस कोर्स में इनरोल करवा लें, हमारे इस कोर्स को बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पर आप इसे कोर्स को परचेज कर सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको आंसर कैसा लगा, MCQ सेशन पसंद आया या नहीं पसंद आया। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले भी लिखा था, 6388788130, 6388788130। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर और भी कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछो। इस कोर्स में इनरोल कर दो, और इनरोल कर लो, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छा सेशन लेके आने वाले, अंडरस्टैंडिंग है, हम एक एक चीज़ को समझाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।